गुड मॉर्निंग बच्चों आज आप पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और बच्चों जाना कहीं भी नहीं है, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। वादा करता हूँ ये एक्सरसाइज आप जब तक ख़त्म होगी यहाँ पर तब तक आप इसके एक एक सवाल बनाना सीख जाएंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो इसमें क्या कहा गया है, पहले प्रश्न में औचित्य देते हुए निम्नलिखित को परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिएगा पहले नंबर पे देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनमें से हमको छांटना है कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, ठीक है ना। और रीजन के साथ बताना है, औचित्य देते हुए बोला गया ना। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो संख्याएं हैं यहाँ पर दो ही टाइप की हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ जानेंगे। परिमेय संख्याएं देखिएगा, परिमेय संख्याएं और दूसरा क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्याएं तो फटाफट हम जान लेते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख पाते हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मेनली क्या होता है, हम इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि ये अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं और यहाँ भी q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। फिर क्या होना चाहिए, देखिएगा परिमेय संख्याओं का प्रसार, इसका क्या देखेंगे, प्रसार देखेंगे। प्रसार दो टाइप का होता है, एक तो पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है और दूसरा दशमलव के रूप में प्राप्त होता है। दशमलव रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। जो दशमलव रूप होता है ये दो टाइप का होता है, क्या क्या, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना, और अनवसानी कहिए या अशांत कहिए, अनवसानी पुनरावृत्ति, पुनरावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। दो ही टाइप का होता है दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है, या पूर्णांक के रूप में। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं, इसके बाद हम अपरिमेय संख्याओं पर चर्चा करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में कोई एक जैसे 12/3 ये एक परिमेय संख्या है। 12/3 इसको जब हमने सोल्व किया, 12/3 को 3 चौके 12 तो आपने देखा ये पूर्णांक उत्तर आया। जैसे 10/5 ये परिमेय संख्या है, 5 दूनी 10 2 उत्तर आया, तो ये क्या है, पूर्णांक आ रहा है ना। और इसका दशमलव प्रसार जो है, इसका जो दशमलव प्रसार आप देख पा रहे हैं 2.4 है। इस स्थिति में ये दशमलव प्रसार कैसा है, ये दशमलव प्रसार जो है आपका शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। यहाँ शेषफल शून्य हो जाता है, ठीक है ना, कुछ स्टेप इसके लिए, है ना। तो देखिएगा जैसे 7/11 है, यहाँ पर आप 11 से जब भी 7 में भाग देंगे तो कुछ इस तरीके से ये डिवाइड होगा। चलिए दिखाते हैं। 11 से भाग किस में देना, 7 में नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे तो 11 छंगा 66 होगा। आप यहाँ पर 66 लिखेंगे, माइनस करेंगे 4 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 11 यहाँ 33 होता है, आप 33 लिखेंगे, माइनस करेंगे, फिर आपको मिलेगा 7, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 70 हो जाएगा, फिर आप 6 बार भाग देंगे, 66 हो जाएगा, फिर आप घटाएंगे, फिर आपको 4 मिलेगा, फिर 40 हो गया। देखिए कहीं 40 बन रहा है, कहीं 70 बन रहा है, फिर 40 बन गया, फिर 70 बनेगा। तो इस तरीके से 6 3 6 3 6 3 चलता रहेगा, जैसे 6 3 6 3 6 3 6 3, और ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ना ही इसका कभी भी शेषफल शून्य हो सकता। तो ऐसी स्थिति में ना इसी को बोलते हैं अनवसानी या अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में अगर आप लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 0.63 पर बार। मैंने पहले भी बताया, पिछली क्लासों में ये बता के रखा है और सोल्व करना भी सिखाया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, कक्षा 9 की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप एक्सरसाइज 1 2 3 देख सकते हैं। ये तो 4th नंबर की है, इसे भी आप देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में देखिए 12/7 है, जब भी 7 से भाग देंगे इसमें तो यही संख्याएँ आएंगी।
यही अंक आएंगे। और यहाँ क्या है कि कोई एक निश्चित अंक रिपीट हो रहा होगा, जैसे निश्चित संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 714285, फिर 714285, फिर 714285। और यहाँ क्या रिपीट हो रहा था, 6363636363, ये पूरा पेयर रिपीट हो रहा था, है ना। और यहाँ पर ये इतनी बड़ी संख्या बार बार रिपीट हो रही, देखिएगा मैंने इसीलिए कलर्ड करके लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ इसको अगर शॉर्टकट में लिखना चाहो तो मालूम इसे क्या लिख सकते हैं, 1.714285 पर बार, इसे आप ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये संख्याएं जो होती हैं कैसी होती हैं, अनवसानी पुनरावृत्ति। यहाँ पर पुनरावृत्ति का मतलब ही यही है कि यहाँ पर कोई भी एक विशेष संख्या है ना, दशमलव के बाद बार बार रिपीट होने लगती है। ऐसा होगा 100%। कब, जब आप किसी परिमेय संख्या का प्रसार कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने परिमेय संख्याओं के बारे में जान लिया। अब देखिएगा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना, और q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अच्छा, फिर इनका क्या होता है, इनका दशमलव प्रसार भी अशांत होता है। इनका जो प्रसार होगा वो एक ही टाइप का होता है। वो कैसा, अनवसानी, अनवसानी यानी कि अशांत कह सकते हैं, ठीक है ना। अनावर्ती, अनावर्ती मतलब है यहाँ पर पुनरावृत्ति या आवर्ती कुछ भी बोला जाए, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, है ना। देख सकते हैं आप, यहाँ से आपको लग रहा है ना, समझ आ रहा होगा। यहाँ पर दशमलव प्रसार कुछ दिखने में तो ऐसा ही होगा, बट क्या है, कोई भी नंबर या कोई भी संख्या यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही होगी। नंबर तो 1 डिजिट में आ रहा होगा, लेकिन एक निश्चित समय बाद नहीं आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी नंबर रैंडमली आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि देखिएगा, ये जो √2 है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार आप देखिएगा, गौर करिएगा। यहाँ पर जैसे 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5, मतलब आप चाह कर भी यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं पकड़ सकते जो बार बार एक निश्चित क्रम में आए। यहाँ जो सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ आप ऑटोमेटिकली इसको पकड़ पा रहे हैं कि हाँ, यहाँ कुछ तो अलग है इससे, है ना। तो बस यही चीज़ जो है ना, जो इसको अलग करती है, वही अपरिमेय को दर्शाता है, ठीक है ना। वैसे दशमलव प्रसार जैसा ये लिखा है वैसा ये लिखा है, लेकिन इसमें एक खास बात ये है, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई पैटर्न आपको नज़र नहीं आएगा दूर दूर तक, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे √3, ये भी अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर भी आप नहीं ढूंढ पाएंगे कुछ भी, है ना। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर भी देखिएगा कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो ऐसा जब होता है तो ऐसी ही संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, है ना। जब भी ऐसा दशमलव प्रसार मिले कि आप बाद में किसी भी संख्या को ना पकड़ पाएँ जो बार बार रिपीट हो रही हो, तो वो संख्या कैसी हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। हम इसको साफ करेंगे, यहाँ पर पहला प्रश्न सोल्व करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम करते हैं साफ। जो समझाया, आई होप आपको ये अच्छे समझ आया होगा। चलिए अब हम पकड़ते हैं √196 को, है ना। चलिए बच्चों, अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। तो 196 के जब हम फैक्टर करेंगे, पहले नंबर 2 से काटते हैं, दुनेम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, दुनिया में 18, फिर 7 से काटेंगे 7 एकन 7, सॉरी 7 7 49, फिर 7 एकन 7, ठीक है ना। तो जब हम इनको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, तो आप देखेंगे यहाँ 2 का जोड़ा और 7 का जोड़ा बन रहा है ना। तो 2 के जोड़े से एक बार 2 और 7 के जोड़े से एक बार 7 बाहर निकलेंगे, जिसे आप लिख सकते हैं 7 दूनी 14, और 14 को आप लिख सकते हैं बच्चों 14/1, जो कि आपका इस रूप में है। किस रूप में? इसमें इसी टाइप का तो है, तो ये या कह सकते हैं p/q के रूप में है ना। और q 0 भी नहीं, नीचे 0 भी नहीं दिख रहा है ना। तो ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, हम अगर अच्छे से लिखना चाहें इसे एकदम कायदे से, तो हम लिख सकते हैं जो कि p/q के रूप में है, q के रूप में है,
क्यों, 0 के बराबर भी नहीं है ना। इसलिए √196 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। चलिए अब इसको अगले पेज पर सोल्व करते हैं इन संख्याओं को, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगले पेज पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा 3√18 लिखा है ना। सबसे पहले 18 गुणनखंड करते हैं। 3 रूट ये लिखेंगे 3 त्रिका 9 दूनी 18। यहाँ पर आपने देखा 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएंगे, बचेगा क्या, उसे लिखा रहने देंगे। देखिए 2 का जोड़ा इनकम्प्लीट है इसलिए इसे अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसका जोड़ा बनेगा वही बाहर आएगा। 3 त्रिका 9 √2। तो आप देखेंगे ये ना एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और जबकि 9 परिमेय संख्या है। इन दोनों का गुणनफल भी अपरिमेय होगा। क्यों अपरिमेय होगा, मैं बता देता हूँ। यदि परिमेय संख्या आपकी शून्य नहीं है तो आप शून्य के अलावा, देखिए ऐसे आप कहिए, शून्य के अलावा किसी भी परिमेय संख्या का गुणा अगर आप अपरिमेय संख्या के साथ करेंगे तो रिजल्ट में हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा, ठीक है ना। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं चूंकि परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, लेकिन शर्त है ये जो परिमेय संख्या है 0 नहीं होनी चाहिए। तो है भी नहीं यहाँ पर 0, ठीक है ना। ये अगर 0 है तो फिर परिमेय मिल जाएगा। बस केवल 0 को छोड़ दिया जाए, बाद बाकी किसी भी परिमेय संख्या का गुणा आप किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ करेंगे तो हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। तो फाइनली आप कह सकते हैं अतः 9√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, आप याद रखना कोई भी संख्या है अगर वह रूट से नहीं निकल पाती है हल करने के बाद तो वो संख्या अपरिमेय संख्या ही होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने देखा था √196, ये एकदम 14 को एकदम बाहर फेंक दिया था अपने से, है ना। तो यानी कि रूट गायब हो गया था। जब रूट गायब हो गया था तो ये परिमेय बन गया था। यहाँ पर 18 है, कोशिश किया, हल किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये रूट गायब नहीं हुआ। रूट नहीं गायब हुआ इसीलिए ये संख्या अपरिमेय है। अगर रूट गायब हो जाता तो ये अपरिमेय नहीं होती, ठीक है ना। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। अभी हम स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए, फिर आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ √9 के जो गुणनखंड करेंगे आप, तो 9 के गुणनखंड होते 3 × 3 रूट के अंदर, है ना। यहाँ 27 के करेंगे तो 3 × 3 × 3। यहाँ 3 का पेयर कंप्लीट, यहाँ 3 का पेयर कंप्लीट, तो आप ऊपर से 3 और नीचे से 3 निकालेंगे, ये 3 अंदर रह जाएगा ना। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1/√3। तो आपने देखा ऊपर क्या है परिमेय संख्या, नीचे क्या है परिमेय संख्या। तो हमेशा याद रखना है जिस तरीके से ये होता है उसी तरीके से ठीक ये होता है। अगर अंश में परिमेय संख्या है और हर में अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, और अंश में जो परिमेय संख्या है वो 0 भी नहीं है, परिमेय संख्या जो है वो 0 भी नहीं है, तो फिर आप समझ लेना कि इसका जो रिजल्ट होगा वो अपरिमेय संख्या 100% होगा। तो ये संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लिखने के कई सारे तरीके, आप चाहो तो ऐसे लिखो, नहीं लिखना चाहो तो सीधे लिखो। क्या लिखो, चूँकि 1/√3 p/q के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, जहाँ p, पूर्णांक है, ठीक है ना। अतः या इसलिए 1/√3 अर्थात ये कहाँ से निकल के आया,
√9/√27 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऐसे भी लिख सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना, डिफाइन करने के। और मैंने आपको बता दिया कि आप हल करें और रूट गायब ना हो तो वो संख्या अपरिमेय ही होती है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं अपरिमेय है ना, पहचानने के लिए। चलिए अगला देखिएगा, इसे देखते हैं। इसे सोल्व करने के लिए 28 के गुणनखंड करो तो 2 दूनी 4 सत्ते 28, नीचे 343, 7 गुणे 7 गुणे 7, यहाँ 7 का पेयर, यहाँ 2 का पेयर कंप्लीट है, 2√7 बचेगा, यहाँ पर 7√7 बचेगा। इससे ये चले जाएं, क्या बचा 2/7, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा P/Q के रूप में है ना। और जब ऐसी स्थिति है तो हम लिख सकते हैं अतः 2/7 अर्थात ये कहाँ से निकला, √28 बटे √343। एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। देख रहे हैं ना, दोनों पे रूट लगा था, लेकिन जब आपने सोल्व किया रूट पूरा गायब हो गया, है ना, दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह से गायब हो गया। तो ये संख्या कैसी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पर रूट गायब नहीं हुआ इसलिए अपरिमेय, यहाँ पर भी रूट गायब नहीं हुआ इसलिए अपरिमेय। आई होप आपने ये सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, देखिएगा यहाँ पर √2 का मान ये आप देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो ये कैसा, अनवसानी अनावर्ती है। आप ये भी रीजन दे सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, √2 का मान रख दो, फिर 9 का गुणा कर दो, तब भी जो संख्या बनेगी यानी कि दशमलव प्रसार बनेगा वो अनवसानी अनावर्ती होगा, ठीक है ना। तो भी वो अपरिमेय संख्या होगी। मैंने बताया ना, कई तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए √3 का मान कौन सा रखेंगे आप, जैसे कि ये रहा √3 का मान। ये देखिएगा, जब आप √3 का मान रखेंगे, एक में भाग देंगे, जो संख्या बनेगी वो भी अनवसानी अनावर्ती ही बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे समझिएगा कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू रखी होती है, अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो डेफिनेटली वो अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। वही बात है, वैसा ही क्वेश्चन है, एक ही दिया गया है और दूसरा तीसरा ये दिया गया, और भी क्वेश्चन है, ये लो, ठीक है ना। तो चलिए इसे नेक्स्ट अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। अगले पेज पे पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है ना। इसको बनाते हैं फटाफट, देखिएगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखने से पता चल रहा है ये 2 - √5 है ना, ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जब भी हम क्या समझते हैं हम बताते हैं, चूँकि परिमेय संख्या में से यदि आप अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो रिजल्ट में हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी आपको। इसलिए 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसमें पहचानने वाली कोई विशेष बात थी नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा, आप √5 का मान रख के 2 से घटा के देखेंगे तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनवसानी अनावर्ती होगा, तब भी ये अपरिमेय संख्या बोली जाएगी। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3 + √23 - √23 और इससे ये चला गया, क्या बचा 3, और 3 को आप लिख सकते हैं 3/1, जो कि किसके रूप में होगा, जो कि P/Q के रूप में है। इसलिए 3 + √23 - √23 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये देखते ही आप बता सकते हैं 2/7 और 2/7 जो कि किस रूप में है, जो कि P/Q के रूप में है, Q के रूप में है, जहाँ Q जो है 0 भी नहीं है। अतः कह सकते हैं
2/7 अर्थात ये कहाँ से निकल के आया, 2√7/7√7। एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए 1/√2 जो है, √2 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था परिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या बराबर होगा अपरिमेय संख्या। कब, जब परिमेय संख्या शून्य नहीं हो। तो आप देखेंगे 1 है, शून्य तो है नहीं, जबकि परिमेय संख्या जो है क्या नहीं होनी चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट, परिमेय संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए। तो ये अपरिमेय संख्या ही निकलेगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पर शून्य कर लोगे तो किसी का भाग दोगे तो 0 आ जाएगा, उस स्थिति में ये अपरिमेय नहीं परिमेय निकलेगा। तो हम कह सकते हैं यदि परिमेय संख्या शून्य है तभी परिमेय आ सकता है, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या आप ले लो हमेशा उत्तर अपरिमेय ही आने वाला। तो कह सकते हैं अतः 1/√2 है, ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना बच्चों। अब चलिए 2π के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए पाई का जो मान होता है वो कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है। चलिए दिखाते हैं। ये √2 का मान है इसका, और अब पाई का मान देखिएगा, ये पाई का मान है क्या है, 3.1153926539735234626433833279 इस तरीके से है ना। तो कुल मिला के ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप चाहे अपनी पूरी ज़िंदगी भर इसको पाई का मान निकालते रहो, लेकिन इसका मान आप देखेंगे तो हर बार कोई ना कोई नंबर आएगा, लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर संख्या रिपीट नहीं होगी। ठीक है ना। तो एक बात समझ आती है कि पाई अपरिमेय संख्या है, और पाई अगर अपरिमेय संख्या है तो 2 के गुणा में है तो भी पूरी संख्या अपरिमेय होगी, क्योंकि हमने बताया आपको अगर परिमेय संख्या शून्य नहीं है तो अगर इसमें अपरिमेय संख्या से आप गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कब, जब परिमेय संख्या शून्य नहीं। तो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 शून्य तो है नहीं, इसलिए 2 × पाई क्या होगी, अपरिमेय संख्या लिखेंगे। अतः 2π एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इससे पहले आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि पाई एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद आप ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। चलिए देख लेते हैं और फटाफट इसको सरल करते हैं। पहला व्यंजक है गुणा करना है, कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ बराबर का चिन्ह लगाइए। सबसे पहले इस 3 का 2 में गुणा करेंगे, फिर इस 3 का गुणा करेंगे इस √2 में, है ना। जब तक हम 3 का गुणा नहीं कर लेते तब तक हम इसको छूएंगे भी नहीं। ठीक है ना। तो पहले इस 3 का गुणा कर लो, ये इस कोष्टक से निकला और इन दोनों लोगों से मिलेगा। तो 3 2 से मिलेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और जब 3 इस √2 से मिलेगा तो 3 √2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो मिल लिया। अब बारी किसकी है, अब इस नंबर वाले सेकंड नंबर वाले की बारी है। तो ये अब मिलेगा पहले इससे फिर इससे। पूछेगा भैया वो आया था उसने मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं बोला। तो ये लोग क्या बताएंगे, ये 2√3 हो जाएगा और ये इससे गुणा करेंगे। दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, गुणनफल या तो परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर गुणनफल इनका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। अब देखिए इसको सोल्व भी नहीं किया जा सकता आगे, यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हम समान संख्याओं को जोड़ सकते हैं। जो कड़ी वाली समान संख्या उन्हीं को जोड़ सकते हैं। जैसे √3 है, यहाँ पर भी √3 होना चाहिए था तो जुड़ जाते हैं। यहाँ √2, यहाँ √3 आप जोड़ ही नहीं सकते। यहाँ √6 इसलिए नहीं जोड़ सकते। अगर स्क्वायर रूट वाली जो संख्याएं आपको दिख रही हैं बराबर होती तभी आप जोड़ घटा सकते हैं। गुणा हो सकता है लेकिन जोड़ घटाव तभी होता है जब समान
रूप में हो ये, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें वही बात, पहले 3 जाएगा, इन 3 से मिलेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर ये 3 ना इनसे मिलेगा तो माइनस प्लस माइनस 3√3 हो जाएगा। अब इनकी बारी ख़त्म होती है, अब ये दूसरे नंबर की बारी आती, ये सबसे पहले इनसे मिलेंगे तो प्लस का 3√3 हो जाएगा, और फिर ये इनसे मिलेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, √3 का, देखिए ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, और यहाँ पर इनका गुणनफल कैसा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 3 3 है ना, 3 का गुणा 3 में करोगे, √3 का गुणा √3 में, तो रूट हट जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये प्लस का ये माइनस का चला जाएगा, और ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ 9 - 3, इसे बोलेंगे 6, जो कि परिमेय संख्या है, ठीक है ना। वैसे सरल करने के लिए बोला गया, परिमेय अपरिमेय छांटना नहीं है, ये आंसर हो गया। इसी को बच्चों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, उससे भी बना सकते हैं। कौन सा, a+b × a-b बराबर होता है a² - b², ठीक है ना। क्या करना है आपको, पहले पद का वर्ग कर देना माइनस दूसरे पद का वर्ग कर देना है। तो करते हैं इस फार्मूले के हिसाब से, नकल करना तो हम अच्छे से जानते हैं ना। क्या है, 3 + √3, 3 - √3, मतलब दोनों कोष्टक में ए भी तो समान है, बस चिन्ह बदले हुए हैं, यहाँ भी वही क्रिया है। तो क्या करते हैं, पहले पद को उठाओ वर्ग कर दो, माइनस चिन्ह लगाओ, दूसरे पद को उठाओ वर्ग कर दो, तो ये 3 त्रिका 9 हो गया, और इसका वर्ग माइनस का 3 हो गया, हल किया तो 6 आ गया। देखो ये इतना आसान है ना, इसमें गुणा बच जाता है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या लिख दो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलिए ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको हम अगले पेज पे करेंगे, क्योंकि मैंने इसको पहले ही पेज पे समझा दिया है ना, तो इसको हम अगले पेज पे समझाने का प्रयास करते हैं। ये तो हो ही गया, अब ये चलिए इसको देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड यानी कि सेकंड कहाँ गया, एक मिनट, ये है, हाँ यहाँ से देखते हैं। देखिएगा 2 तो उसमें सोल्व करा ही दिए थे, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है ना। अब ये पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये एक सर्व संख्या होती है, इसी आधार पे कर लो। पहले √5 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग प्लस 2 × √5 × √2, ऐसे ही तो करेंगे। a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, है ना। तो देखिएगा जब भी आपको a की घात 2 मिले, √a की घात 2, तो ये रूट हट जाता है, आपको रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ a मिलता है, ठीक है ना। क्यों हट जाता है, क्योंकि आप इसे लिख सकते हैं 1/2 और घात में 2 है, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 × 2, इससे ये कट गया, क्या आया a, इस तरीके से, है ना। तो फाइनली आप इतना सब कुछ याद ना रखें, आप सिर्फ ये याद रखें कि रूट हट जाता है वर्ग में, तो ये 5 बचेगा, ये 2 बचेगा, और +2। अब देखिए ये 2 अपरिमेय संख्या हैं, गुणा करेंगे तो √2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो देखिए 5 2 7 + 2√10, यही आंसर हो गया। आप इससे ज़्यादा नहीं सोल्व कर सकते, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला पार्ट, यानी कि 4th वाला, ये रहा आपका 4th पार्ट, ठीक है ना। तो अभी तो ऐसा सोल्व किया था, क्या करेंगे, 5 का वर्ग, देखिए संख्याएं सेम है, बस क्या है, माइनस प्लस का दिया गया है, एक में माइनस दूसरे में प्लस, और ये माइनस प्लस किसी में भी हो सकता है पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस चिन्ह लगाना है, √2 लिखना है, इसका वर्ग करना है। तो देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, और √2 का वर्ग केवल और केवल 2 होता है, रूट हटता है, अभी बताया था। तो इसका आंसर कितना आया, 23, यही उत्तर हो गया, ठीक है ना, ये इसका हल हो गया था। चलिए अगला देखते हैं, चौथा, निम्नलिखित को सरल कीजिए। चलिए फटाफट सरल करते हैं, क्या सरल करना है देख लेते हैं। देखिएगा, अच्छा ये ठीक है, आगे और भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है, √3 - √2 का वर्ग, अच्छा ठीक है। तो इस यहाँ क्या करते हैं, पहले पार्ट को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को, है ना। क्या लिखा, 3√5 - 5√2 और 4√5 + 3√2। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले भी बताया इसका इसमें गुणा किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
अब देखिएगा इसका गुणा करेंगे तो 3 का 4 में होगा 3 चौके 12 और रूट 5 का रूट 5 में होगा तो रूट हटेगा सिर्फ 5 मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये 2 लिख लो, ठीक है ना। अब इसका ना इसमें गुणा होगा तो पहले 3 का 3 में होगा तो 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, कितना हो जाए 3 त्रिका 9। और जो रूट 5 का रूट 2 में होगा तो 2 पंचे 10 मिलेगा। इन दोनों का तो हो लिया। अब नंबर किसका है, अब जो है नंबर आपका बनता है इसका। देखिए ये माइनस और ये प्लस तो हो जाएगा माइनस, 5 चौके 20, रूट 5 का रूट 2 में तो 2 पंचे 10, फिर इसका इसमें होगा प्लस माइनस, यहाँ पर भी माइनस होगा, 5 तियो 15 होगा। और ये देखिए रूट 2 का गुणा रूट 2 में होगा, सेम सेम है ना, तो इसलिए रूट हटेगा। अब ये देखिए 12 पंचे 60 होता है और 15 दूनी 30 होता है, माइनस का 30 आगे लिख लो, ठीक है ना। 9 रूट 10 प्लस के 20 रूट 10 माइनस के, घटाएंगे तो माइनस के ज़्यादा हैं इसलिए माइनस के 11 रूट 10 बचेंगे। इसको थोड़ा सा अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 60 से 30 जाते हैं 30 माइनस 11 रूट 10 और यही आपका आंसर होगा। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए इसका सेकेंड पार्ट अगले पेज पर देखते हैं। देखिएगा ये आपका सेकेंड पार्ट है। करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले इसको तो ऐसे ही लिख लेना है, इसको थोड़ा सोल्व करना है। 2 लिखना है और रूट 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखना है और प्लस 7 बटे रूट 3 लिखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पेयर बन रहा है 3 का तो 1 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या देखेंगे आप, 2 इंटू 3 रूट 3 प्लस 7 बटे रूट 3। अब आपने देखा 3 रूट 3 और ये 2 तिहाई 6 प्लस 6 रूट 3 और प्लस का 7 बटे रूट 3, ठीक है ना। अब क्या करना है, इनको जोड़ सकते हैं, ये समान कड़ी है ना। जैसे ये रूट 3 और यहाँ पर भी रूट 3 तो हम कहेंगे 3 रूट 3 और 6 रूट 3 मिला के कितने रूट 3, तो आप कहेंगे 9 रूट 3 प्लस 7 बटे रूट 3। क्या करना है, इस रूट 3 का गुणा इसमें करना है, इसका एलसीएम ले लो फटाफट। लासा क्या आएगा, इसका गुणनफल रूट 3 इंटू 1, रूट 3 का इसमें गुणा तो 9, रूट 3 का रूट 3 में होता है तो 3 हो जाएगा और 1 का इसमें गुणा तो 7। सोल्व करो, 9 तियाँ 27 प्लस 7 बटे रूट 3 तो ये कितना हो जाएगा 34 बटे 34 बटे रूट 3, ठीक है ना। कितना मिला 34 बटे रूट 3। अब क्या करना है, इसका परिमेयकरण कर लो। परिमेयकरण बोले तो आंसर में रूट 3 से गुणा कर लो, ठीक है ना। तो ऊपर देखेंगे 34 रूट 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा रूट 3 का गुणा रूट 3 में करोगे तो 3। अब ये अच्छा लग रहा है, नीचे रूट वाली संख्या को हटा दिया गया, ठीक है ना। चलिए इसका थर्ड पार्ट है उसे भी फटाफट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, रूट 3 माइनस रूट 2 का वर्ग, और फिर इसे भी सोल्व कर लेंगे फोर्थ पार्ट को भी। देखिए इसे अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। देखिए मैंने जो बताया था वो प्लस वाला बताया था, लेकिन अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, प्लस वाले में यहाँ पर प्लस होता है। तो क्या करेंगे, रूट 3 का वर्ग प्लस, दरअसल यहाँ पर माइनस होता है ना, इसको अंदर ले लेते रूट 2 का वर्ग और फिर होगा -2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है ना। तो ये होगा वर्ग से रूट हटेगा 3 बचेगा, यहाँ पर भी ये माइनस ना प्लस हो जाएगा वर्ग के कारण और ये रूट हट भी जाएगा तो 2, ये होगा माइनस का 2 और ये 3 दूनी 6। तो आप देखेंगे 3 2 5 -2 रूट 6, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इसे भी देख लेते हैं फटाफट। इसको आप 3/8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये प्लस का 1/√2 ही रहने दो। आप देखेंगे इसे आप लिख सकते हैं क्या, 3/2√2 और ये प्लस का 1/√2 ही रहने दो। अब आपको करना क्या है, नीचे 1/√2 कॉमन कर लेना है, यहाँ 3 बचा और 2 बचा और यहाँ पर बेटा 1 बचा है ना। इसे सोल्व कर लो, 1/√2 लिखा रहने दो, 2 1 2 और 3
क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5/2। भाई 2 एकन 2 और प्लस 3 5 और सबके बटे में 2। अब इसे सोल्व करोगे तो 5/2√2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/2√2। लेकिन होता क्या है, हम नीचे रूट को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या करो, 5/2√2 है ना, तो आंसर में √2 से गुणा कर दो, है ना। तो ऊपर 5√2 हो जाएगा, नीचे क्या √2 का √2 में गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का फिर 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फटाफट। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और व्यास को मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में कहना चाह रहे हैं कि यदि पाई जो है आपकी C/D के रूप में लिखा गया है, सी जो है क्या होता है, ये जो है परिधि होती है किसी वृत्त की, जो मैंने ये काला काला घेरा बनाया है, ये जो काली लाइन दिख रही है आपको गोलाई में वृत्ताकार रूप में, तो यही जो है आप इसी को तो आप सी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सी कहते हैं। और ये अगर केंद्र है और इस केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ये, इसे आप व्यास कहते हैं, जिसे बोलते हैं डी। यानी कि इस काली लाइन की लंबाई और बटे इस दूरी को आप क्या कहेंगे, पाई कहेंगे। ये बात है। इससे ये लग रहा है कि इन दोनों का जो बटे अनुपात होता है उसे हम पाई कहते हैं। तो ये तो P/Q के रूप में है, और अगर ये P/Q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो पाई भी एक परिमेय संख्या है। ये लग रहा है कुछ भी नहीं ऐसा, अभी हम बताएंगे। ये प्रश्न कह रहा है कि इससे ये इस तथ्य का विरोध करता है C/D के रूप में देखकर कि ये जो ना अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा बच्चों, परिमेय होगा। लेकिन ये अपरिमेय ही होता है, क्यों होता है अब आप जान लो। क्या, जब भी हम किसी दूरी को मापेंगे तो हमको एक कोई ना कोई स्केल चाहिए होगी, है ना, स्केल चाहिए होगी, या फिर हमको कोई भी ऐसी युक्ति चाहिए होगी जिससे हम दूरी को माप सकते हैं, है ना। ये बात समझ आती है आपको। तो होता क्या है, जब भी हम स्केल या युक्ति का यूज करके किसी दूरी को मापते हैं तो हम दशमलव के एक अंक तक ही मान उसका माप पाते हैं। दशमलव के बाद एक अंक तक और माप लेते हैं, है ना। दशमलव के बाद एक अंक तक माप पाते हैं। अब जब दशमलव के बाद एक अंक तक मापोगे तो वो आपको परिमेय ही मिलेगा, वो आपको परिमेय ही लगेगा। लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से माप सकते तो वो आपको लगता कि आप ऐसे दशमलव के बाद न जाने कितने अंक तक जाते, इसके बावजूद भी वो शुद्ध नहीं मापा जा सकता था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो भी आप यहाँ पर मापते हैं सी और डी, ये कैसे होंगे, ये अपरिमेय होंगे। और दो अपरिमेय संख्याएं अपान में जब लिखी जाती हैं, अपरिमेय बटे अपरिमेय, और दोनों का मान अलग अलग होता है तो रिजल्ट भी अपरिमेय आता है। जब दोनों समान वैल्यू की होती हैं तब परिमेय आता है। लेकिन आप देखेंगे क्या ये परिधि और व्यास बराबर हो सकता नहीं, परिधि हमेशा बड़ी होगी, व्यास हमेशा कम होगा। लेकिन अपरिमेय ये भी होगा, अपरिमेय ये भी होगा। क्यों होगा, अभी बताया कि हम दशमलव के एक अंक तक माप सकते हैं, इसलिए हमें लगता है ये परिमेय है। लेकिन ये होती कैसी हैं, अपरिमेय। तो दोनों अपरिमेय हैं, और जो अपरिमेय बटे अपरिमेय करोगे तो ये क्या मिलेगा, अपरिमेय। तो ये होता है तरीका। तो हम कह सकते हैं इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, ठीक है ना। जब भी हम किसी भी दूरी को स्केल या किसी युक्ति से मापेंगे तो हम उसको दशमलव के एक अंक तक ही माप सकते हैं शुद्ध। इसलिए हमको इस बात का आभास ही नहीं हो पाता है कि वो दूरी जो हम माप रहे हैं वो परिमेय है या अपरिमेय है। वो हमको हमेशा परिमेय रूप में मिलती है, ठीक है ना। लेकिन
हो सकता है वो अपरिमेय भी हो, और हो सकता नहीं बल्कि कन्फर्म है वो अपरिमेय ही दूरी होती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो दो दूरियां अपरिमेय हैं और अगर उनका आपस में भाग किया जाएगा और दोनों अलग अलग हैं तो रिजल्ट भी अपरिमेय प्राप्त होगा। बस इसलिए ये जो पाई है ना, ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया फटाफट देख लेते हैं। बोला गया है संख्या रेखा पर 9√3 को निरूपित कीजिए। देखिए आसान है ऐसा निरूपित कर पाना, और मैं आपको समझा सकता हूँ। इसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है ना। सर्वप्रथम यहाँ पर आपको बताना होगा, सर्वप्रथम 9.3 इकाई की एक रेखा ए बी खींची। ध्यान से समझना है आपको, तो फटाफट एक रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं। ये कितनी है? 9.3 इकाई, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे सेकेंड पार्ट, इस रेखा देखिएगा ए बी को एक इकाई तक बढ़ाया, एक इकाई तक, एक इकाई ऐसे लिख दो, एक इकाई बिंदु आगे ले लो कुछ सी तक बढ़ाया, ठीक है ना। इस तरीके से चलो बढ़ा लेते हैं इस रेखा को एक इकाई तक। ये ज़रूरी है क्या बढ़ाना? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। इसे आपने एक इकाई तक बढ़ा लिया, ठीक है ना। तो ये कौन सी रेखा ए और बी थी और आपने इसे सी तक बढ़ा लिया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे रेखा ए सी का मध्य बिंदु, आप इसे ओ मान सकते हैं, ओ प्राप्त ज्ञात किया, प्राप्त नहीं ज्ञात किया लिखो, ज्ञात किया। देखिए इसका मैंने मध्य बिंदु क्या ये ढूंढ लिया, इसे दूसरे पेन से देख लेता हूँ। इसके बाद क्या किया, जैसे सीमाना इसका मध्य बिंदु ओ ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। इसे ऊपर नोट कर देता हूँ ताकि अभी ये दूरियां जब हम लेंगे चित्र बनाते समय तब दिक्कत ना हो। ए और यहाँ पर होगा बी और यहाँ पर सी और ये आपने ओ ले लिया, ठीक है। इसे ऊपर चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ओ ले लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसे यहाँ पर ले लो एग्जैक्ट पॉइंट, ज्ञात किया तथा ओ ए या ओ सी त्रिज्या तथा ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त की रचना की, अर्धवृत्त की रचना की। चलिए ये दूरी त्रिज्या लेकर या ये दूरी त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया इस तरीके से। शायद ये सही नहीं बना, अब देखो इस तरीके से, ठीक है। अब अगले पॉइंट में लिखेंगे बिंदु बी पर एक लंब बीडी खींचा जो कि वृत्त को बिंदु डी पर काटता है। कहाँ पर काटता है? बिंदु डी पर।
काटता है, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखेंगे ओडी को मिलाया, ओडी को मिलाया। अब देखिएगा, अब आपको एक समकोण त्रिभुज क्या प्राप्त हुआ, OBD। अब हमको कैसे भी करके BD ज्ञात करना है। तो BD ज्ञात करने के लिए डेटा को हमको सही से सेट करना होगा। कहीं ना कहीं हमें OB मालूम होना चाहिए, OD मालूम होना चाहिए, तभी तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको मालूम है ना, ये जो है यहाँ से A से B तक 9.3 है और B से ये 1 है, माना था ना शुरुआत में। तो ये टोटल कितना हुआ, तो आप कहेंगे 10.3। ये टोटल 10.3 हुआ है यहाँ से यहाँ। इसका अगर आप आधा करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी। तो क्या मिल जाएगी, त्रिज्या। आधा इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे 10.3/2। ये यहाँ तक है ना। दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ध्यान से समझना है, बिल्कुल कायदे से। ये जो है आपको मिल गया 10.3/2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और इसी को आप 10.3/2 बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक। और इधर भी ये कितना होगा, इधर भी ये यहाँ से त्रिज्या होगी 10.3/2 यहाँ से यहाँ तक। मतलब 3 त्रिज्याएँ, 1, 2 और 3, है ना। तो फाइनली आप बताओ 10.3/2 - 1, अगर इसको घटा दिया जाए तो बचा हुआ OB क्या होगा। तो यहाँ OB बराबर आप देखेंगे 10.3/2 - 1, तो कितना हो जाएगा 8.3/2। कैसे, देखिए 2 × 2, 10.3 से 2 जाएगा 8.3/2। तो ये जो हो गया 8.3/2। कहाँ से कहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। भले ही आपको ये चीज़ें समझ ना आ रही हों, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। मैं इसको अब साफ कर दे रहा हूँ। बस जो काम की चीज़ है वो हमारे पास मिल चुकी है, वही लिखूँगा ताकि आप सही से समझ पाएँ कायदे से। ये ठीक है ना। तो आपने ये जो निकाली, इसकी लंबाई जो कितनी निकल के आ गई 8.3/2 और ये 10.3/2। तो अब इसे पता करना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज OABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या करती है, जो भुजा नहीं मालूम होती समकोण त्रिभुज की, वो भुजा पता कर लेते हैं। तो हम BD बराबर लिख सकते हैं √ कर्ण स्क्वायर, मतलब 10.3/2 का वर्ग, और माइनस लिखेंगे 8.3/2 का वर्ग। तो देखिएगा यहाँ पर BD बराबर आपको प्राप्त होगा √ ये, इसको काटना तो दूर की बात, इसको हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। देखिए 10.3 का वर्ग कैसे करेंगे, निकालेंगे 3 × 9, 3 = 30 और 2 × 60 की 0 हासिल, 6, 10 = 100 और 6 106, ठीक है ना। तो 1 अंक बाद दशमलव है, इसका मतलब 2 अंक बाद दशमलव मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो हल होगा वो 0 क्या होगा 106.09/2 दूनी 4, ठीक है ना। और माइनस इधर जो होगा इसका देखते हैं 8.3 का वर्ग क्या निकलेगा। तो 3 × 9, 3 8 24 दूनी 48 की 8 हासिल, 4 8 64, 4 68, कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा।
इसका होगा 68/89 कितना 4। इसे आप सोल्व कर लो, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, क्योंकि हर समान अंश जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, माइनस से घटेगा, 9 से 9 जाएगा 0, और 0 से यहाँ पर दशमलव लगाए, ठीक है ना, 8 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 10 से 8 जाएगा 2, और यहाँ 6 से यहाँ 8 है, यहाँ से हासिल लेंगे 15 है, 5 बचा था ना, 15 हो जाएगा, 15 से 8 जाएगा 7, और यहाँ 9, 9 से 6 जाएगा 3, 37.5/2। ठीक है। अब क्या करना है, अब इसे आपको यहाँ पर इसके बजाय हम इसे थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे अभी घटाया था, कितना मिला था 37.02, और ये कितना है 4। इसे सोल्व करेंगे, 4 नेम 36, और एक बचा 0, 2 नहीं 2 0 था, 2 0, ठीक है ना, 4 नेम 36, एक बचा 12, 4 3 12, ये मिला जाके, ठीक है ना। और ये क्या है, ध्यान रखो, ये आपका वही क्वेश्चन आ गया जो प्रारंभ में था, है ना। तो बी डी बराबर आपने कितना निकाला, √9.3, ये निकल के आ गया, है ना। अब करना क्या होता है बच्चों, इस डी को ना, अब इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये कैलकुलेशन का हिस्सा था, यहाँ पर मैंने निकाला था, अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ इस तरीके से ताकि सही समझा पाऊँ। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब अगर इस संख्या रेखा को आगे तक बढ़ा दिया जाए, अब ये संख्या, ये जो डी है ना, वो बी को केंद्र और बी डी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये चाप संख्या रेखा को काटेगा। और मान लो ये चाप ई बिंदु पर काटता है, तो ई बिंदु ना इसको रिप्रेजेंट करेगा 9.3 को, ठीक है ना। तो बस यही लिखना है। अब ये तो निकाल लिया, अब लिखेंगे, अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, बिंदु बी को त्रिज्या व वीडी, बिंदु बी को केंद्र, बिंदु बी को केंद्र बिंदु बी को केंद्र व बी डी को त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो कि संख्या रेखा को बिंदु ई पर काटता है, अतः बिंदु ई संख्या रेखा पर, बिंदु ई संख्या रेखा पर, जगह नहीं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, 9.3 को प्रदर्शित करता है या निरूपित करता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका सवाल कंप्लीट होता है, ऐसे आपको लिखना है और आपका सवाल, आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। ऐसे आप इस प्रश्न को कंप्लीट कर पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। अगले प्रश्न में बोला गया है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। क्या है, 1/√7, 1/√7 माइनस √6, और आगे क्या है, इसमें 4 सवाल होने चाहिए। हाँ, तीसरा 1/√5 प्लस √2, और 1/√7 माइनस 2, सीधा सीधा है ना। चलिए सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर।
1/√7। हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, अभी किया था कई सवालों में। रूट को नीचे से गायब करना है तो क्या करेंगे, √7 का ऊपर गुणा कर देंगे और √7 का नीचे वाला जो भी है उसका आंसर में गुणा कर देंगे। तो आपने √7 को देखा, आंसर में गुणा कर दिया, तो फाइनली आप देखेंगे ऊपर √7 और नीचे रूट हट जाएगा, रूट से है ना, √7 है तो केवल 7 बचेगा। हो गया हरों का परिमेयकरण, ठीक है ना। अगले में देखते हैं अगला सवाल क्या है, इसका सेकंड पार्ट। जब सवाल आपको ऐसा मिलता है तो आंसर में हर का चिन्ह बदल के आंसर में गुणा किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे √7 माइनस √6 बराबर में लिखेंगे 1/√7 माइनस √6 गुणे √7 प्लस √6 बटे नीचे लिखेंगे √7 प्लस √6, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर √7 प्लस √6 बटे क्या हो जाएगा, परिमेयकरण करने का मतलब होता है यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सूत्र बनाना, ठीक है ना। और जब ये हर में सूत्र बनेगा तो हम लिख सकते हैं A² माइनस B², और इस हिसाब से नीचे कोई भी स्क्वायर रूट आपको नहीं दिखेगा। कैसे, यहाँ पर आप लिखेंगे √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 और बटे में ये 7 माइनस 6, तो फाइनली क्या मिलेगा, √7 और प्लस √6 और बटे में 7 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो बराबर में होगा √7 प्लस √6। हो गया हर का परिमेयकरण, ठीक है ना। पुनः इस सवाल को देखते हैं, इसमें माइनस लगा था तो आंसर में प्लस का गुणा किया गया है ना, और यहाँ पर प्लस लगा है तो माइनस का करेंगे। चलिए 1/√2 प्लस √5 प्लस √2, है ना। चलिए इसमें क्या करेंगे, इसके आंसर में चिन्ह बदल के गुणा कर देते हैं। √5 प्लस √2 बटे, प्लस तो है ही, माइनस करके करो, √5 माइनस √2। देखिए यहाँ पर प्लस है तो आंसर में माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस था तो आंसर में प्लस का करना पड़ा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ऊपर √5 माइनस √2 लिखा जाएगा और नीचे आप वर्गांतर नियम, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये फार्मूला काम करेगा, यानी कि √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। फाइनली इसे आप लिख पाएंगे √5 माइनस √2 और बटे में 5 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 बटे 5 से 2 जाएगा 3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, क्या दिया गया, 1/√7 माइनस 2। बस करना क्या है, इसे भी वैसे ही 1/√7 माइनस 2 लिखा है, इसमें माइनस है तो आंसर में प्लस से गुणा कर दो, √7 प्लस 2 और बटे √7 प्लस 2, तो नीचे वर्गांतर नियम बनेगा, ऊपर √7 प्लस 2 अपॉन √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 बटे में 7 माइनस 4, क्या होगा 7 माइनस 4, तो फाइनली आप देखेंगे √7 प्लस 2 बटे 7 से 4 जाएगा 3, तो ये कंप्लीट होता है सवाल। अगला देखते हैं अगले पार्ट में क्या बोला गया है। अगला पार्ट नहीं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसे भी देख लेते हैं। क्या लिखा, निम्नलिखित के हर का परिमेयकरण कीजिए। जैसा पहले था वैसा ही ये भी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी शायद 4 पार्ट थे, देख लेते हैं सभी पार्ट्स को। चलिए सबसे पहले हम इसका ही परिमेयकरण कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहीं पर बना देते हैं, 16 बटे √41 माइनस का 5। आपको मालूम है ना क्या करेंगे, माइनस चिन्ह है ऊपर नीचे, प्लस के साथ गुणा कर देंगे, √41 प्लस 5 और बटे √41 प्लस 5। जब हम इसका गुणा करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर 16 इंटू √41 प्लस 5 मिलेगा और नीचे वर्गांतर नियम, यानी कि √41 का वर्ग और माइनस 5 का वर्ग, यही तो होगा। तो इसे जब सोल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 16 √41 और प्लस 5, है ना, इस तरीके से। इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 41 माइनस 25। भाई इसका रूट हटेगा, इसका वर्ग हो जाएगा। 41 से 25 घटाओगे क्या मिलेगा, 16। तो हो जाएगा ना 16 अंडर रूट 41 इंटू में है ना, और प्लस 5 और बटे 41 से 25 घटाएंगे तो 16 मिलेगा, इससे ये चला जाएगा। तो क्या मिला आपको, आपको यहाँ पर जो मिलेगा फर्स्ट पार्ट में अंडर रूट 41 प्लस 5, ये आंसर होगा अंडर रूट 41 प्लस 5। ये हो गया परिमेय। ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम इन सवालों को भी करेंगे। अगले पेज पर देखिएगा, अभी एक और सवाल बचा था। अच्छा ये बात है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट मैंने अभी इसको सोल्व किया, सेकेंड पार्ट को सोल्व करते हैं ना। इसको तो अभी करके बता ही दिया, इसको देखते हैं। हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है ना। हर में क्या करना है, हर का चिन्ह बदल के आंसर में गुणा करना है। तो 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस का रूट 3, आंसर में नीचे वाले का चिन्ह बदल के गुणा। 2 2 प्लस रूट 3 और बटे 2 प्लस रूट 3। तो आप देखेंगे ऊपर सेम टू सेम बन रहा है, तो ऊपर होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा किसका, 2 प्लस रूट 3 का, है ना। और नीचे क्या बनेगा, वर्गांतर नियम 2 का वर्ग और माइनस रूट 3 का वर्ग। ऊपर खोल दो होल ऑफ स्क्वायर को, ए स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग प्लस रूट 3 का वर्ग प्लस 2 गुणे रूट 3, और बटे में क्या करेंगे 4 माइनस 3, 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग, केवल रूट हटेगा 3 लिखा जाएगा। तो इसे आप क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 और इसका वर्ग हटे, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा केवल 3, और यहाँ पर प्लस 2 तिहाई 6 रूट 3, 6 रूट 3। नीचे बेटा आप लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा 4 3 7 प्लस 6 रूट 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया परिमेयकरण। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है, बोला गया रूट 6 अपान रूट 2 प्लस रूट 3। पहले इसको फिर इसको चलिए इसको बदल के लिखते हैं। ये जो ना 2 पीछे कर लो, 3 आगे कर लो, रूट 3 आगे कर लो, रूट 2 पीछे कर लो, प्लस चिन्ह लगा है इसलिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर रूट 6 बटे रूट 3 और प्लस रूट 2 कर लो। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब नीचे वाले का चिन्ह बदल के आंसर में गुणा करना है। तो ऊपर रूट 3 माइनस रूट 2 बटे रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है ना। चलिए क्या करना है, ऊपर हो जाएगा रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2, और बटे में क्या लिखना है, रूट 3 का वर्ग और माइनस रूट 2 का वर्ग। ठीक है ना। तो ऊपर हो जाएगा 6 3 18, भाई 6 का रूट 3 में गुणा करो रूट 6 का, तो 6 3 18, और 2 में करोगे जब गुणा 2 में तो हो जाएगा 12, 6 दूनी 12। नीचे क्या होगा देखिएगा, ये 3 माइनस का 2, तो आप देखेंगे 18 को आप लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 दूनी 18 यानी कि 3 रूट 2, और 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12 यानी कि 2 रूट 3, और 3 से जब 2 जाएगा तो बचेगा 1। तो फाइनली आंसर जो होगा 3 रूट 2 और माइनस 2 रूट 3। आप नहीं समझ पाए तो आप देखो 18 को ना आप कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 2, ऐसे ही तो लिखेंगे। 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 का पेयर बना तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट 2 भीतर बचेगा। इसी तरीके से 12 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12, यहाँ 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 भीतर रह जाएगा। इसीलिए जहाँ पर रूट 12 थे वहाँ पर 2 रूट 3, और जहाँ पर 18 थे वहाँ पर 3 रूट 2 लिखने में हम कामयाब हुए। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसका चौथा सवाल क्या है। इसे भी ऐसे ही बनाएंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 बटे रूट 3 माइनस रूट 2। अंश में क्या है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, हर में जो होता है उसका चिन्ह बदल के किया जाता है, जब हर का परिमेयकरण करना होता है तब।
तो माइनस चिन्ह है, प्लस के साथ जाएंगे। इनकी 3 प्लस रूट 2 का ऊपर गुणा और रूट 3 और प्लस रूट 2 का नीचे गुणा, है ना। ऊपर आप देखेंगे सेम टू सेम बन रहा है, यानी होल ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस रूट 2 का होल वर्ग, और नीचे आप देखेंगे तो वर्गांतर नियम, यानी कि रूट 3 का वर्ग माइनस रूट 2 का वर्ग। तो आप देखेंगे ऊपर होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो 3 प्लस 2 प्लस दोनों के गुणनफल का 2 गुना 2 रूट 3 इंटू रूट 2, और नीचे आप देखेंगे तो 3 माइनस 2, आप देखिएगा 3 2 5 प्लस 2 रूट 6 और बटे 1 बराबर में क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। ये आंसर हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए अगला इसका है, उसे भी देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ऐसे समझ सकते हैं आप। क्या लिखा है इसे भी समझते हैं। पहले तो इसे थोड़ा सही से लिखना होगा। 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 वटे ये 3 है, ठीक है ना। 48 है ना, इसे हम लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 3, 4 चौके 16 48 प्लस 18 को अभी लिखा था, फिर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 2। तो आप देखेंगे ये 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 बटे आपको प्राप्त होगा 4 का पेयर बन रहा है, 4 बाहर हो जाएगा, 3 अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 त्रिका 9 दूनी 18 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा प्लस के साथ और 2 अंदर, ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं हमने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया हो। यहाँ पर हो सकता है 3 तो नहीं है, लेकिन 3 नहीं होगा, अगर बराबर निकल आएगा तो कट जाएगा, 3 नहीं होगा, यही होगा, सही है। क्या करना है, आंसर में नीचे वाले का चिन्ह बदल के गुणा 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 बटे 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। अब देखिए ऊपर ऊपर का गुणा नीचे, नीचे का नीचे तो वर्गांतर नियम बनने का, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पहले ऊपर का गुणा 4 रूट 3 का गुणा 4 रूट 3 में गुणा करोगे तो ये मिलेगा आपको 16 इंटू 3, फिर 4 रूट 3 का गुणा 3 रूट 2 में, तो आप कहेंगे 4 3 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 इंटू रूट 3 दूनी 6, सही है। अब 5 रूट 2 का गुणा 4 रूट 2 में, 5 चौके 20 और 2 तिहाई 6, 20 रूट 6। अब प्लस माइनस माइनस 5 तियो 15 और रूट में कितना मिलेगा 2 दूनी 4। अब ये देखिए 2 रूट 2 है ना, रूट 2 का गुणा रूट 2 में होगा तो 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। बटे में क्या होगा बच्चों, वर्गांतर नियम 4 रूट 3 का वर्ग और माइनस 3 रूट 3 का वर्ग। चलो देख लेते हैं ऊपर क्या हो जाएगा। ऊपर आप देखेंगे तो 16 48 और ये 15 दूनी 30 और ये 12 रूट 6 से 20 रूट 6। देखिएगा 12 से 20 नहीं, 20 से 12 ही चले जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लस प्लस का कितना बचेगा 8 रूट 6 बचना चाहिए। और बटे में क्या होगा 4 चौके 16 गुणे 3 और ये 3 त्रिका 9 गुणे 3। ये यहाँ पर 2 है, तभी मैं बोलूँ कि ये गड़बड़ कैसे हो गया। ये यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 गुणे 2, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 48 से 30 जाएगा, कितना बचा 18। 48 से 30 जाएगा, कितना बचेगा 18। और ये होगा आप देखेंगे 8 रूट 6 और बटे में 16 48 माइनस 9 दूनी 18। तो ये 18 प्लस 8 रूट 16, 8 रूट 6 बटे 48 से 18 जाएगा, तो आप कहेंगे यही होना चाहिए। और चाहो तो इसमें आप क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे तो 9 प्लस 4 रूट 6 और बटे 30, इससे ये चला जाएगा 15 बार में। तो ये आंसर जो है आपका कहाँ पर लिख दिया जाए, 1 मिनट चेंज कर लेता हूँ पेन और फिर लिखता हूँ। ये आंसर आपका यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 9 प्लस 4 रूट 6 बटे 15, यही होगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया और ये लास्ट पार्ट था आपका। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम, खुश रहिए।